मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम इल्तुतमिश के ऊपर चर्चा करेंगे। जो मामलुक वंश का है वो दूसरा सुल्तान माना जाता है, जिसने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। पिछले टॉपिक में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पर चर्चा की थी, जहाँ हमने देखा था कि लगभग 4 वर्ष शासन करने के पश्चात नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में है वो चौगान, जो कि आधुनिक पोलो जैसा एक खेल होता है, खेलते समय घोड़े से गिर जाने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद जो एक प्रकार से नवसर्जित, जो नया सर्जित हुआ था तुर्की राज्य, उसमें पुनः एक प्रकार से वो अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। इस अराजक परिस्थिति का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो तुर्की अमीर थे वो विभिन्न गुटों में विभाजित हो गए थे और एक प्रकार से अपने अपने गुट का नेतृत्व करते हुए वो दिल्ली सल्तनत को हथियाने के वो स्वप्न देखने लगे थे। और उनकी इसी गुटबंदी का लाभ है वो ऐबक की मृत्यु के बाद विद्रोही राजपूत सरदारों ने उठाया और उन्होंने वो स्वतंत्र होने का प्रयास किया। इस प्रकार की अराजक स्थिति से बचने के लिए जो लाहौर स्थित जो तुर्की अमीर थे, उन लाहौर स्थित तुर्की अमीरों ने लाहौर में आराम शाह को है वो दिल्ली का सुल्तान, नया सुल्तान घोषित कर दिया। अब इस आराम शाह के ऊपर भी इतिहासकारों में मतभेद है। यह आराम शाह कौन था? इतिहासकार इस विषय पर एकमत नहीं है। अब्दुल्ला व मिनहाज उस सिराज जैसे इतिहासकारों के अनुसार इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के किसी भी पुत्र का उल्लेख नहीं किया जो कि समकालीन इतिहासकार थे। अबुल फजल, जो कि अकबर कालीन मुगल कालीन इतिहासकार था, उसके अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था, यानी ये जो आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। इसामी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, इसामी ने अपने ग्रंथ में फुतूह-उस-सलातीन में बताया है कि जो आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। ये क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जा चुका है कि किस इतिहासकार ने है वो आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र माना है। तो इसामी ने फुतूह-उस-सलातीन में आराम शाह को वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र माना है। यद्यपि लाहौर के जो तुर्की अमीर थे, उन्होंने इस अराजक स्थिति से बचने के लिए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद आराम शाह को है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। किंतु आराम शाह है वो सर्वथा अयोग्य और अनुभवहीन निकला। उसकी इस अनुभवहीनता का लाभ उसी के तुर्की अमीरों ने उठाया और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक प्रकार से वो स्वतंत्र होने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसकी अनुभवहीनता को भांपकर दिल्ली स्थित जो तुर्की अमीर थे, जो एक प्रकार से विभिन्न गुटों से संबंधित थे, उन तुर्की अमीरों ने जो बंदायूं का जो सूबेदार था इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का एक प्रकार से विश्वस्त दास और वर्तमान में उसका दामाद भी था, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत संभालने के लिए, दिल्ली का सल्तनत या सिंहासन संभालने के लिए उन तुर्की अमीरों ने, जो कि दिल्ली में स्थित थे, इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया। दिल्ली स्थित इन तुर्की अमीरों का नेतृत्व है वो एक सेनानायक, जो तुर्की सेना का एक प्रमुख सेनानायक भी था, अली इस्माइल है वो इसका नेतृत्व कर रहा था। अली इस्माइल ने अपने अनुचर भेजकर इल्तुतमिश के पास है वो दिल्ली पर तुरंत अधिकार करने के लिए, एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने त्वरित है वो एक प्रकार से तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इधर जब आराम शाह को लाहौर में यह सूचना मिली तो वह भी अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली के निकट उसकी जूद नामक स्थान पर उसकी मुठभेड़ है वो इल्तुतमिश। और इस संघर्ष में, दिल्ली के निकट हुए इस संघर्ष में आराम शाह पराजित हो और उसे पकड़ लिया गया, जिसे बाद में मार डाला गया। इस प्रकार आराम शाह की है वो हत्या करने के पश्चात इल्तुतमिश है वो दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली के सिंहासन पर अब उसका दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली का शासक बनते ही उसके सामने अनेक प्रारंभिक समस्याएं थी, परंतु हम इन समस्याओं पर चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये इल्तुतमिश था कौन। इल्तुतमिश कौन था, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उसके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले चर्चा करेंगे।
बाद में हम उसकी प्रारंभिक जो समस्याएं थी उनके ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में उसकी उपलब्धियाँ, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो विभिन्न कार्य किए गए, चाहे सैन्य अभियान हो, चाहे विभिन्न सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हों, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पश्चात में हम उसका मूल्यांकन करते हैं उसकी उपलब्धियों को। तो अब हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश का जो प्रारंभिक जो जीवन है उसके बारे में हमें सूचना, जो जानकारी है, देखिए हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका कोई न कोई स्रोत होता है। तो इल्तुतमिश के भी प्रारंभिक जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिनहाज और सिराज के ग्रंथ तबकात नासिरी से प्राप्त होती है। मिनहाज है वो इल्तुतमिश का समकालीन इतिहासकार था। उसी के ग्रंथ तबकात नासिरी से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश का जन्म है वो आधुनिक तुर्किस्तान में इल्बरी कबीले का जो सरदार था, जिसका नाम आलम खान बताया गया है, आलम खान के यहाँ पर हुआ था। इल्तुतमिश है वो अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व का और होनहार बालक था, और उसकी इसी योग्यता के कारण उसका पिता आलम खान अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा इल्तुतमिश को वो बहुत अधिक लाड प्यार करता था। और इसी कारण उसके भाई जो थे, अन्य भाई, वो उससे अत्यधिक एक प्रकार से ईर्ष्या करते थे। और इसी ईर्ष्यावश उन्होंने इल्तुतमिश को बचपन में ही एक घोड़ों के व्यापारी को बेच डाला। घोड़ों के व्यापारी ने उसे आगे जो बसरा का जो प्रधान काजी था उसे बेच डाला। प्रधान काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने इल्तुतमिश को एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। और इसी जमालुद्दीन से कालांतर में गोरी के विश्वस्त दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने दास के रूप में वो खरीद लिया। चूँकि इल्तुतमिश प्रारंभ से ही अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व का होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अतः शीघ्र ही उसने अपनी अपनी निष्ठा, स्वामी भक्ति, अपने प्रतिभा के बल पर उसने वो कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास अर्जित कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसकी निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे अपना प्रधान अंगरक्षक, जिसे उस समय सर ए जानदार के नाम से जाना जाता था, यानी प्रधान अंगरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। प्रधान अंगरक्षक के पद पर रहते हुए भी उसने अपनी वो स्वामी भक्ति और निष्ठा का निरंतर परिचय दिया। शीघ्र ही उसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर शिकार के पद पर जब नियुक्त था, उसी दौरान 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर खोखरों के विरुद्ध एक शक्तिशाली सैन्य अभियान का है वो संचालन किया गया था। इस शक्तिशाली सैन्य संचालन में कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ से इल्तुतमिश को भेजा गया था, और इल्तुतमिश ने इस सैन्य अभियान के दौरान है वो अपने अभूतपूर्व पराक्रम और अपनी योग्यता का परिचय देकर है वो खोखरों के दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसकी इसी निष्ठा और पराक्रम से प्रभावित है मोहम्मद गोरी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को है वो इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करने की है वो एक प्रकार से ताकीद की और उसे दास्ता से मुक्त करने के लिए कहा। ऐबक ने उसे है वो गोरी के आग्रह पर, गोरी के है वो आदेश पर इल्तुतमिश को अपने दासत्व से मुक्त कर दिया। कालांतर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो उसने सर्वप्रथम इल्तुतमिश को है वो ग्वालियर का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। और ये दुर्ग रक्षक रहने के दौरान उसने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर दिया। किंतु शीघ्र ही जो रणथंबोर, ग्वालियर आदि वाले जो क्षेत्रों के जो राजपूत थे उन्होंने है वो ग्वालियर के दुर्ग पर धावे मारने शुरू कर दिए और तुर्कों को वहाँ से खदेड़ दिया। इस दौरान अवध जो फर्रुखाबाद और बंदायूं वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी राजपूतों ने, गढ़वाल राजपूतों ने एक प्रकार से वो संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंदायूं वाले क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विद्रोही राजपूतों के विरुद्ध इल्तुतमिश को है वो सेना के साथ है वो भेजा और उसे बंदायूं का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश ने वो गढ़वालों के विरुद्ध जो अभियान है उसमें भूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की और बंदायूं में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया और दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में भी अपना एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, उस समय तक इल्तुतमिश इसी बंदायूं का गवर्नर था। बंदायूं का गवर्नर रहने के दौरान ही उसी दिल्ली के सेनानायक अली इस्माइल के द्वारा दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का जो सिंहासन संभालने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने वो बिल्कुल भी देर किए बिना तुरंत है वो दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और तुरंत है वो दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को है वो दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसने बाद में कुछ समय पश्चात उसने आराम शाह को है वो पराजित करके मार डाला और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर है वो अपने अधिकार को एक प्रकार से सुदृढ़ कर लिया। परंतु सिंहासन पर बैठते ही उसके सामने अनेक समस्याएं थी। यद्यपि वह आराम शाह को पराजित करके अपने प्रतिद्वंदी जो सिंहासन पर उसके राज्याधिकार को चुनौती दे रहा था, आराम शाह को पराजित करके उसकी हत्या कर चुका था, किंतु फिर भी सिंहासन पर बैठते ही उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी। इन समस्याओं पर निजात पाए बिना वह अपने राज्याधिकार को, अपने सिंहासन को या सुदृढ़ नहीं कर सकता था और न ही वह दिल्ली सल्तनत को भारत में है वो एक प्रकार से पुनः स्थापित करने में वो सफल हो पाता। इन समस्याओं में उसके सामने जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो थी तुर्की अमीरों की समस्या। अब ये तुर्की अमीर कौन थे? तो देखिए, कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश जो है वो यद्यपि अपने प्रारंभिक जीवन में एक दास था, यद्यपि कालांतर में ऐबक द्वारा उसे अपने दासत्व से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से तुर्की अमीर थे जो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, जो विभिन्न तुर्की राजवंशों से अपने आप को संबंधित मानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश से संबंधित जो सरदार थे वो कुतुबी, गौरी के वंश से संबंधित जो थे वो मुइजी। ये कुतुबी और मुइजी जो तुर्की अमीर थे वो एक प्रकार से इल्तुतमिश को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि दिल्ली सिंहासन पर या दिल्ली के दिल्ली सल्तनत है उसके सिंहासन पर कुतुबी या मुइजी वंश का ही व्यक्ति है वो सिंहासन पर बैठना चाहिए। वो इल्तुतमिश को है वो एक प्रकार से विशुद्ध राजवंशी नहीं मानते थे और इसीलिए उन्होंने एक प्रकार से इल्तुतमिश के विरुद्ध है वो एक गुटबंदी है वो प्रारंभ रखी। इस गुटबंदी से निपटने के लिए जो इल्तुतमिश था उसने अपने वो विभिन्न प्रयास किए। इसके अलावा ये जो तुर्की अमीर थे, इन तुर्की अमीरों की एक प्रमुख मांग ये भी थी कि जो दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख और जो प्रभावशाली पद थे उन पदों पर इन्हीं तुर्की अमीरों को है वो उनके पदों पर बरकरार रखा जाए, जबकि इल्तुतमिश को अपने राज्याधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इन तुर्की अमीरों को उन पदों से जो कि उसका विरोध कर रहे थे इन पदों से हटाना आवश्यक था और इन पदों से उन्हें हटाकर अपने विश्वस्त तुर्की सेनानायकों को नियुक्त करके ही अपने विश्वस्त सेनानायकों या अपने विश्वस्त अनुचरों को इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके ही वो अपने राज्याधिकार या अपने सिंहासन को सुरक्षित कर सकता था। अतः ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश और इन तुर्की अमीरों के मध्य संघर्ष वो एक प्रकार से असंभावी हो गया था। इसके अलावा इन तुर्की अमीरों को दरबार में जो तुर्की अमीर थे, ये तुर्की अमीर एक प्रकार से जो गजनी है, सिंध है, मुल्तान है, सिंध मुल्तान उच्च के जो सूबेदार जो कि ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, उनकी ओर से भी इन दरबार स्थित तुर्की अमीरों को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा था और इल्तुतमिश भी इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं था। उसे पता था कि दरबार में जो विभिन्न तुर्की अमीरों के गुट हैं उन्हें ताजुद्दीन याल्दोज और नासिरुद्दीन कबाचा से किसी न किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष सहयोग मिल रहा है। नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध, मुल्तान और उच्च का सूबेदार था, प्रांतीय सूबेदार था, जिसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर रखी,
ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। साथ ही उसने सिरसा, बठिंडा, कुहराम और लाहौर पर वो अधिकार कर लिया। इन चारों क्षेत्रों पर अधिकार करने का उसका जो आशय था वो एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़कर और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का था, क्योंकि वो स्वयं को कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। इसी प्रकार गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन याल्दौज ने भी गजनी का शासक होने के नाते जो भारतीय क्षेत्र थे उन पर अपना दावा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक जो भारतीय जो क्षेत्र था वो गजनी और गौर के शासकों के अधीन ही था। और इसी आधार पर ताजुद्दीन याल्दौज ने गजनी जो भारत का जो तुर्की सल्तनत थी उस पर वो एक प्रकार से गजनी का आधिपत्य होने का दावा ठोक दिया और इल्तुतमिश को अपना अधीनस्थ सूबेदार मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवा दिए। इल्तुतमिश इस समय तमाम विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में उसने भी अपने इस अपमान को सहन कर लेना ही उचित समझा और उन राजकीय चिन्हों को स्वीकार कर लेना ही उचित समझा। उसने राजकीय चिन्ह स्वीकार कर दिए। इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अली मर्दान खां, जिसे ऐबक द्वारा बंगाल का प्रांतीय सूबेदार बनाया गया था, उसने भी ऐबक की मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से स्वयं को है वो बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। बिहार के जो खलजी सरदार था, बिहार का जो खलजी सरदार मलिक था, उसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार इन विभिन्न तुर्की अमीरों ने है वो एक प्रकार से न केवल उसके दरबार में बल्कि विभिन्न जो प्रांतीय तुर्की अमीर थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इल्तुतमिश का राज्याधिकार केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गए थे। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो दूसरी प्रमुख समस्या थी वो थी सेना का विश्वास अर्जित करना। देखिए, अब इन सभी समस्याओं पर निजात पाने के लिए उसके पास एक प्रकार से शक्ति का होना आवश्यक था और शक्ति है वो सेना में नहीं थी। इल्तुतमिश के सामने जो दूसरी प्रमुख समस्या थी वो थी सेना का विश्वास अर्जित करना। यद्यपि इल्तुतमिश को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित करने वाला जो प्रधान सेनानायक था अली इस्माइल, वो अब उसका विरोधी बन चुका था। अली इस्माइल भी विरोधी सरदारों के प्रभाव में आकर इल्तुतमिश के राज्याधिकार का विरोध कर रहा था। अतः ऐसी स्थिति में उसके सामने जो दूसरा जो प्रमुख समस्या थी वो सेना को अपने विश्वास में लेना था। तीसरी प्रमुख समस्या है वो एक प्रकार से पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा थी, यानी जो पश्चिमोत्तर में जो सीमा थी, ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा के आक्रमण का दिल्ली पर भय बना ही हुआ था। साथ ही साथ खुरासान का जो शासक था उसके द्वारा भी एक प्रकार से पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने का भय बना हुआ था। यद्यपि मध्य एशिया में अब तक एक नवोदित शक्ति का भी उदय हो चुका था, मंगोलों ने भी एक प्रकार से वो खुरासान के शाह के ऊपर है वो खुरासान का जो विस्तृत राज्य था उसके ऊपर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे और खुरासान का शाह है वो मंगोलों से निरंतर पराजित होता जा रहा था। तो नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन याल्दौज, खुरासान का शाह के साथ साथ एक पश्चिमी जो एक नवोदित शक्ति थी मंगोल, उनके द्वारा भी पश्चिमी सीमांत पर है वो आक्रमण किए जाने की आशंका बराबर बनी हुई थी। चौथी जो समस्या थी इल्तुतमिश के सामने गद्दी पर बैठती वो थी हिंदू विद्रोही राजपूतों। यद्यपि देखिए, ऐबक ने वो 1206 ईस्वी में शासक बनते ही अनेक राजपूत सरदारों को पराजित करके उन्हें वार्षिक कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा अनेक राजपूतों को पराजित किया। कुछ राजपूत सरदारों ने उसे पराजित होकर अपना राज्याधिकार वापस है वो वार्षिक कर की एवज में वापस प्राप्त कर लिया था। किंतु जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई उन्होंने वार्षिक कर चुकाना है वो एक प्रकार से बंद कर दिया और जो तुर्की अधिकारी थे उन तुर्की अधिकारियों को अपने राज्यों से खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और एक प्रकार से उन्होंने तुर्की अधिकारियों को अपने राज्यों से खदेड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में
जो दिल्ली सल्तनत है वो एक प्रकार से दिल्ली और उसके आसपास तक के क्षेत्रों तक सीमित हो गई थी। इन क्षेत्रों में जालौर, ग्वालियर, रणथंभौर जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर राजपूतों का अधिकार हो गया। इसके बाद उसकी जो समस्या थी, इल्तुतमिश की पांचवी जो प्रमुख समस्या थी वो थी पश्चिमोत्तर में ही खोखरों की समस्या। देखिए, खोखर जो पश्चिमी सीमांत में जिनका पूर्णतः दमन न तो मोहम्मद गौरी कर पाया, न ही गौरी के बाद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक कर पाया, और न ही इल्तुतमिश कर पाया अभी तक। तो इल्तुतमिश के सामने भी इन खोखरों की समस्या बनी हुई थी। चूंकि 4 वर्ष के अल्पकाल के बाद ही ऐबक की मृत्यु हो गई थी, अतः ऐसी स्थिति में जो खोखर थे उन्होंने ऐबक की मृत्यु के साथ ही पुनः अपनी शक्ति को संगठित करना प्रारंभ कर दिया, और शक्ति को संगठित करके उन्होंने पुनः वो पश्चिमोत्तर में जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनमें एक प्रकार से अराजकता है वो व्यक्त कर दी। परिणाम स्वरूप जो पश्चिमोत्तर सीमांत था एक प्रकार से पूर्णतः सुरक्षित हो गया था। इसके बाद जो अगली समस्या थी वो थी उसके छठी इल्तुतमिश के सामने जो अगली जो प्रमुख समस्या थी वो थी दुर्बल राज्याधिकार। दुर्बल राज्याधिकार से मेरा तात्पर्य है कि यद्यपि इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा तब वो यद्यपि दासत्व से मुक्त हो चुका था, किंतु फिर भी कुतुबी और जो मुइज़ी जो स्वयं को एक प्रकार से राजवंशीय तुर्की अमीर मानते थे, वो इल्तुतमिश को एक गुलाम या दास के रूप में ही एक निम्न वंशीय तुर्की राजपूत एक निम्न वंशीय तुर्की सरदार मानते थे, और इसी कारण वो उसे दिल्ली के सिंहासन पर देखना पसंद नहीं करते थे। इसी के कारण जो दिल्ली की जो सत्ता थी, जो सिंहासन था, उसके ऊपर इल्तुतमिश का जो राज्याधिकार था वो एक प्रकार से दुर्बल था, और इसी अपनी जो चूंकि वो प्रारंभिक जीवन में दास रह चुका था, और इस समस्या से निपटने के लिए उसने अपने राज्याधिकार को एक प्रकार से वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसने तत्कालीन जो खलीफा था बगदाद का, उससे एक प्रकार से वो अपने राज्यादेश प्राप्त उसने एक प्रकार से उससे अपने राज्य के लिए वैधानिक राज्यादेश प्राप्त करके अपने राज्याधिकार को वो सुदृढ़ करने का प्रयास करता। अगले वीडियो में हम उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसके विभिन्न सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।